हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बहुत बेसिक सी बात करने जा रहे हैं जिसमें नेट जेआरएफ होता क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। ये बेसिक से क्वेश्चंस हैं जिसके हमें आज आंसर करने हैं। एक्चुअली में जो स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको शायद ये चीज़ें पता हो, लेकिन ये जो एज लिमिट वाला है कि जेआरएफ में कितनी एज है, नेट में कितनी, मतलब इस तरह के कन्फ्यूजन बहुत रहते हैं और बहुत सी कॉल, बहुत से मैसेजेस इसी बात के लिए आते हैं। तो हम आज सारे के सारे भी क्या एलिजिबिलिटी है, नेट जेआरएफ क्या होता है, ये सारी बातें करेंगे। इन कुछ क्वेश्चंस के एग्जाम के पैटर्न क्या होता है, सारे इन क्वेश्चन के आंसर करेंगे। सिलेबस की बात करेंगे, ठीक है, कि सिलेबस वाली बात करेंगे कि सिलेबस कहाँ कैसे क्या है, और क्वालिफाइंग मार्क्स जो बार बार जिक्र आता है उसकी भी बात करेंगे। तो इन क्वेश्चंस का आज हम आंसर करेंगे और चित्त को रिलैक्स रखे, मन की शांति से सारी चीज़ों को सुनना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन है अपना, क्या है, व्हाट इज नेट जेआरएफ। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। अगर इसकी बात करूं तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है। ये बात आपको ध्यान है, ठीक है ना। नेट जो होता है, नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है ना तो आप किसी भी कॉलेज में लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है, ये बात हो गई। और कई बार कई यूनिवर्सिटी में, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में अगर आपका नेट क्वालिफाई होता है तो डायरेक्ट पीएचडी में भी एडमिशन मिल जाता है। तो अब हम बात कर रहे थे, हमारी पिछली वीडियो थी, कल हमने जो बात करी थी कि पीएचडी अब कंपलसरी होती जा रही है 1 जुलाई से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो उसके लिए भी हमें कहीं ना कहीं नेट की ज़रूरत तो पड़ेगी ना फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी है कि नेट के जो क्वालिफाई कैंडिडेट है या जेआरएफ क्वालिफाई कैंडिडेट है उनको डायरेक्ट लेती है। तो नेट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हो आप, चित्त को रिलैक्स करके सुननी है सारी बात। तो ये है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और जेआरएफ क्या होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है। जेआरएफ क्या होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इनमें और इसमें ये डिफरेंस होता है, अगर यहाँ ये जेआरएफ करने के बाद आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो क्या होता है, जेआरएफ करने के बाद आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो आपको एक स्कॉलरशिप मिलती है बहुत अच्छी मात्रा में, और वो 5 साल तक मिलती है। वो हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी जब रिसर्च एप्टीट्यूड की बेसिक बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हमें क्या बात याद रखनी है कि नेट के लिए सिर्फ लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और यहाँ पे वैसे कोई यूजीसी से स्कॉलरशिप नहीं मिलती। अगर कोई यूनिवर्सिटी कोई स्कॉलरशिप देती है तो दे सकती है, लेकिन जेआरएफ में आपको यूजीसी से स्कॉलरशिप मिलती है और वो 5 साल तक मिलती है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और बहुत अच्छी अमाउंट मिलती है, ठीक है ना। और वो जनरल बेसिक रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास में हमने बात करी थी। तो नेट जेआरएफ होता क्या है, ये आपने को थोड़ा सा क्लियर हुई होगी बात, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेसिक बात, जहाँ पे बड़ा इशू आता है, ये 2 इशू भी बहुत बड़े हैं, यहाँ पे मुझे मेनली आज बात करनी थी, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन बनाना थोड़ा स्वाभाविक हो गया था। एलिजिबिलिटी की बात करें, देखो यहाँ पे 2 चीज़ याद रखना। एक तो याद रखोगे 55%, ठीक है, और एक याद रखोगे 50%, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो जो मास्टर डिग्री में जो जनरल कैंडिडेट है, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का है, उसके मास्टर डिग्री में 55% होने चाहिए नेट के एग्ज़ाम को देने के लिए। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। जो कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट है, अनरिजर्व्ड कैंडिडेट है, ठीक है ना, ठीक है, उस कैंडिडेट के लिए मास्टर डिग्री में कितने परसेंट होने चाहिए, 55% होने चाहिए, ठीक है ना। और 50% किस लिए है, जो कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी का है, नॉन क्रीमिलियर, एससी का है, एसटी का है, और ये सारे जो कैंडिडेट है उनके लिए क्या क्राइटेरिया रखा है, 50% मार्क्स रखे हैं मास्टर डिग्री में। एससी, एसटी, ठीक है ना, ओबीसी जो नॉन क्रीमिलियर में है, ठीक है ना, और जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, ठीक है ना, उनके लिए भी क्या कितने परसेंट होने चाहिए, 50%, और ट्रांसजेंडर के लिए भी कितने, 50%। ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे डाउट कुछ क्लियर हुआ कि कितने परसेंट मार्क्स चाहिए। अगर कोई जनरल कैटेगरी का है, अनरिजर्व्ड है, ठीक है ना, तो उसको मास्टर्स डिग्री में कितने परसेंट होना चाहिए, 55% होना चाहिए। और जो ओबीसी, एससी, एसटी या फिर फिजिकली जो चैलेंज्ड हैं, ठीक है, और जो ट्रांसजेंडर हैं, उनके लिए कितना होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स डिग्री में। यहाँ तो क्लियर हो गई ये बात। एक बात और यहाँ पे क्लियर करनी है। वो बात क्या क्लियर करनी है,
अगर किसी भी कैंडिडेट की मास्टर डिग्री जो एमए कर रहा है वो अगर कंप्लीट नहीं भी हुई है, मास्टर डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, वो परस्यूइंग है, क्या है, परस्यूइंग है, यानी कि वो फर्स्ट सेमेस्टर में है या सेकंड सेमेस्टर में है, उसकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है मास्टर, तो भी इस एग्ज़ाम में फॉर्म भरने के लिए वो एलिजिबल होता है। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कह रहा हूँ कि जिसकी मास्टर डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है ना, जो परस्यूइंग है, जो मान लेते हैं एमए के फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकंड सेमेस्टर के हैं, या कुछ एमएससी जैसे एमएससी इन्वायरमेंट साइंस है वगैरह, जो फर्स्ट सेम में है वो भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। बस शर्त एक ये है कि जब वो डिग्री कंप्लीट करे, जब वो डिग्री कंप्लीट हो उसकी 2 साल में, तो उसके 55% तो होने चाहिए अगर वो जनरल कैटेगरी का है तो, जब डिग्री कंप्लीट हो, और 50% होने चाहिए अगर वो ओबीसी एससी एसटी और इस कैटेगरी का है तो। यानी कि यहाँ पे आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मास्टर्स करने के बाद हम नेट के लिए एलिजिबल होते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप मास्टर्स परस्यूइंग है, आप चाहे फर्स्ट सेम में हो, तो भी इस एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ गई? चलो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स का इन बातों को ज्ञान है, लेकिन जो स्टूडेंट नया है वो शायद ज्ञान ना रखता हो, तो वो उस स्टूडेंट के लिए है, आप टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं एज लिमिट के लिए। तो पहली बात करते हैं नेट के लिए। अगर नेट के लिए, ठीक है ना, अगर आप फॉर्म भरते हो तो वहाँ लिखा रहता है असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आप सिर्फ नेट के लिए अप्लाई करते हैं, नेट के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपकी कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। आप कितने ही साल के हों, कितने भी साल के हों, कोई अपर एज लिमिट है ही नहीं नेट का अप्लाई करने के लिए। आप मेरी बात, आप 40 साल के हो अप्लाई कर दो, 45 साल के हो अप्लाई कर दो, कोई भी इश्यू नहीं है। अपर एज लिमिट नेट के लिए कोई भी नहीं है। अगर नेट का फॉर्म भरते हो तो कोई अपर एज नहीं है। आपको मेरी बात समझ में आ गई? लेकिन अगर आप जेआरएफ के लिए करते हो, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए करते हो, जेआरएफ के लिए करते हो, तो आपकी अपर एज लिमिट कितनी है? 30 साल है। अब इसको गौर से सुनना, 30 ईयर वो उसके लिए है जो जनरल कैंडिडेट है, उनके लिए 30 ईयर है अपर एज लिमिट जेआरएफ के लिए, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी है, कोई कैंडिडेट एसटी है, एससी है, या फिर कोई कैंडिडेट फिजिकली चैलेंज्ड है, या फिर ट्रांसजेंडर है, या फिर वुमेन कैंडिडेट है, ध्यान से सुनना, कोई कैंडिडेट एससी है, ठीक है, एसटी है, ओबीसी है, ठीक है ना, फिजिकली चैलेंज्ड है, ठीक है, ट्रांसजेंडर है, या फिर वुमेन है, ठीक है, वुमेन कैंडिडेट है, तो उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। और उनकी जेआरएफ के लिए अपर एज है 35 ईयर, 35 साल। कितनी है? 35 ईयर। ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। यानी कि इस जो कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, उनके लिए 5 साल का अपर एज का रिलैक्सेशन है, तो उनके लिए कितनी हो गई? 35 ईयर हो गई। और जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ रहती है वो यहीं पे रहती है, अपर एज लिमिट में। बहुत से कैंडिडेट का फ़ोन आता है कि सर अपर एज लिमिट बता दीजिए जेआरएफ की। तो मैं आज बता रहा हूँ आपको, जो जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं 30 ईयर के हैं। लेकिन अगर जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कोई वुमेन कैंडिडेट है, महिला है, वुमेन कैंडिडेट है, तो उसकी एज 5 साल रिलैक्सेशन है, उसको 35 ईयर मिलेंगे। तो वुमेन के लिए भी 35 ईयर है, ठीक है। एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकली चैलेंज, ट्रांसजेंडर, सब के लिए 35 साल है अपर एज लिमिट। आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्लीज़ इसी को बताने के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं और आज हम एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं। ये बेसिक बातें बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट ने, जिनकी एज 30 थी और जो SC ST में थे, उन्होंने जेआरएफ के लिए अप्लाई ही नहीं किया। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आए क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये पढ़ लिया, नीचे वाला नोटिस नहीं पढ़ा। ये बात है नोटिफिकेशन में, ठीक है। चलो वेरी गुड, ये बेसिक बातें हो गई। अब अपना फोर्थ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। मैं बहुत बेसिक बात कर रहा हूं, एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होते हैं, ठीक है ना। पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होते हैं। पेपर 1 होता है वो जनरल पेपर होता है, जनरल पेपर होता है, वो हर सब्जेक्ट के स्टूडेंट को देना पड़ता है। और इस पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 50 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 100 मार्क्स का ये पेपर होता है।
और ये पेपर 2 आपके सब्जेक्ट का होता है जिस सब्जेक्ट में आप नेट देना चाहते हैं, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पबैट, जितने भी सब्जेक्ट आपने सुने हैं उनमें देना चाहते हो किसी भी, वो पेपर 2 आ गया। और इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 200 मार्क्स का होता है ये, ठीक है। यानी कि टोटल कितने का हो गया पेपर, 300 मार्क्स का हो गया। टोटल कितना का हो गया, 300 मार्क्स का हो गया। वेरी गुड। अब आपको एक बात यहाँ ध्यान देनी है, 300 मार्क्स का हो गया। पहली बात तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है, नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है, ठीक है। 300 मार्क्स का होगा और आपको टोटल 3 हार्स मिलेंगे। टोटल कितने घंटे मिलेंगे, 3 हार्स मिलेंगे, 3 घंटे मिलेंगे इन दोनों पेपर को करने के लिए, ठीक है ना। तो आपको 3 घंटे मिल जाएंगे, 180 मिनट मिल जाएंगे। आप कोई भी पेपर पहले कर सकते हैं, कोई भी बाद में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए अलग से टाइम मिलेगा 1 घंटा, इसके लिए 2 घंटे, ऐसा नहीं है। आपको टोटल 3 हार्स मिल जाएंगे, टोटल आपको 180 मिनट मिल जाएंगे। जिस तरह से आपको करना है कर दीजिए पेपर को, ठीक है। चाहे ये पहले कर दीजिए, चाहे ये कर दीजिए, आपके हाथ में है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई ना, आ गई होगी, चलो वेरी गुड। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या हमारी बात करनी है, नेक्स्ट बात करनी है, आप सिलेबस की बात करते हैं सारे स्टूडेंट की, सिलेबस क्या है। तो मैं आपको बताऊं, यूजीसी की वेबसाइट पे जाना है आपको, यूजीसी की वेबसाइट पे जाना है। यूजीसी की वेबसाइट पे जाओगे ना, ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे एक कॉलम है सिलेबस का, ठीक है ना, सिलेबस का कॉलम है। उस सिलेबस के कॉलम में सबसे ऊपर दिया हुआ है आपका जनरल पेपर का, जो पेपर 1 है उसको आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे आपको पेपर 2 कोड वाइज दिया हुआ है, हर एक सब्जेक्ट का एक कोड रखा हुआ है, उसके सामने सब्जेक्ट सिलेबस दिया हुआ है, उसको आप हिंदी या इंग्लिश मीडियम में किसी में भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये कहाँ पे मिलेगा, यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है। आप लोग प्लीज़ इस बात को समझना, ठीक है, वहीं से डाउनलोड करना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तीसरा, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग ये रहता है, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि पेपर 1 में इतने नंबर लेने जरूरी है, पेपर 2 में। देखो, क्वालिफाइंग कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है, टोटल नंबर मिला के कट ऑफ जाती है, ठीक है। ये आपके पेपर 1 इतना इंपॉर्टेंट है जितना पेपर 2 है, जितना इंपॉर्टेंट पेपर 2 है उतना इंपॉर्टेंट पेपर 1 है। दोनों को मिला के एक कट ऑफ जाती है, ठीक है ना, क्या जाती है, कट ऑफ जाती है। तो पहले से कोई डिसाइड नहीं होता कि आप इतने मार्क्स ले आइए आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा, आप इतने मार्क्स ले आइए आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एग्जाम के बाद आपका एक डिसाइड होता है, आपके कॉम्पिटिटिव जो कॉम्पिटिटर है उसने कैसा एग्जाम दिया है। तो सबसे एक रैंकिंग निकलती है ना, जैसे हम कई तरह के इवेल्युएशन मेथड पढ़ते हैं, मूल्यांकन की पद्धति पढ़ते हैं ना, तो अब यहाँ पे क्राइटेरिया रेफरेंस नहीं है, यहाँ पे नॉर्म रेफरेंस्ड है। क्या है, नॉर्म रेफरेंस्ड है। यहाँ पे आपका बाद में निकलता है, जो भी आपने एग्जाम वगैरह दे दिया उसकी कट ऑफ बाद में आती है। तो पहले कोई क्वालिफाई मार्क्स आपको डिसाइड नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। ये बाद में ही डिसाइड होता है, जब हम एग्जाम दे देते हैं उसके बाद कट ऑफ निकल के आता है, ठीक है। तो ये बेसिक बातें थी फ्रेंड्स, ये हमें पता होना चाहिए। जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसकी कुछ बेसिक बातें हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि ऐसा पैटर्न होता है, ये सिलेबस है, ये एज लिमिट है, इस तरह एग्जाम होता है। और आपको पता ही है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग है, ये सीबीटी है, ये तो आपको पता ही है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग है, कंप्यूटर पे होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, ये तो सब आप जानते ही हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें थी फ्रेंड्स जो हमें डिस्कस करनी थी। और हमने क्यों डिस्कस करी, क्योंकि एज का फैक्टर बहुत भी बड़ा इशू आ रहा था, एलिजिबिलिटी का बहुत बड़ा इशू आ रहा था, और एक आ रहा था क्वालिफाइंग मार्क्स का। ये इशू हमें क्लियर करने थे। आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, कोई आपको डाउट नहीं रहा होगा, मैं ऐसा सोच सकता हूं ना। एक बार दोबारा देख लीजिए अगर डाउट लग रहा है तो प्लीज आप इसी तरह चित्त को रिलैक्स रखें, मन को शांत रखें और खुशी से पढ़ाई करते रहें, सब बहुत बढ़िया होगा। और आपको फिर एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आप हमेशा प्लीज़ खुश रहिए और इसी तरह से काम करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।